प्रचंड जी जब भारत गए थे, आने के बाद में उनका नेपाल में बहुत सारे तथ्यों पे विपक्ष ने उनका विरोध किया था। क्या कुछ मामला अभी तक उसमें बन पाया है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, भारत के नेताओं को नेपाली जनता की संवेदनशीलता क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेपाली जनता की भावना को कैसे जीता जाए, उनका विश्वास कैसे प्राप्त किया जाए और दोनों देशों के बीच का संबंध कैसे और प्रगाढ़ बनाई जाए, इस मामले में गंभीर चिंतन की जरूरत है। मैं इसमें काफी ज्यादा कमी देखता हूँ, क्योंकि नेपाल एक स्वतंत्र और सार्वभौम संपन्न राष्ट्र है और नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं, यह सदा स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। इसीलिए हमारे देश में कोई स्वाधीनता दिवस नहीं मनाई जाती है, क्योंकि पराधीन होने के बाद ही स्वाधीनता दिवस मनाई जाती है। जब पराधीन ही नहीं हुआ तो स्वतंत्रता दिवस की भी, स्वाधीनता दिवस की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन नेपाल में बारंबार आपको मिलेगा प्रजातंत्र दिवस। चाहे 1950 के रेवोल्यूशन के बाद की बात कहें, हम लोगों ने पहला डेमोक्रेसी डे मनाया। उसके बाद 1990 की बात कहें, दूसरा हम लोगों ने डेमोक्रेसी डे मनाया। उसके बाद 2006 की बात कहें, उसके बाद हम लोगों ने तीसरी बार डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन डे मनाया। तो इसका अर्थ क्या है, हमने निरंकुशता के खिलाफ में लड़ा, सभी किस्म के तानाशाही शासन के खिलाफ में लड़ा और उससे हमने आज़ादी प्राप्त की। और इसने हमें क्या सिखाया है कि हमें स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए। तो इस स्वाभिमानी भावना को यदि समझ नहीं पाएंगे, उस प्रति के प्रति गंभीर नहीं बनेंगे, संवेदनशील नहीं बनेंगे, तो मामला तो बिगड़ जाएगा। सोच रहे हैं अच्छा संबंध बने, संबंध सुमधुर हो, संबंध घनिष्ठ हो, संबंध बहुआयामिक भी हो। तो इस सब सिलसिले में आम रूप से संबंध ठीक है, लेकिन जो कुछ किंतु परंतु जो है, इस चीज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और मैं बार बार इस बात में जोर देता रहता हूँ। और जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था 1994-95 में, उस समय मैं भारत के भ्रमण में निकला था। हालांकि आपको तो मालूम होगा कि मेरा मकान भारत के सीमाना से आधा किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल भारत के एक शहर सीतामढ़ी में कॉलेज का एजुकेशन भी लिया था। तो इसीलिए भारत के बारे में मुझे तो जानकारी है, भारत के राजनीति के बारे में भी जानकारी है और भारतीय मनोविज्ञान के बारे में भी जानकारी है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ भारत के नेताओं को कि मनोविज्ञान को समझें, क्योंकि उन लोगों का यही प्रश्न रहता है कि क्या हम भारत नेपाल को काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते आ रहा है, इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा लोगों का हम टिप्पणी सुनते हैं। क्या है वजह? मैंने कहा इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ काम करने के तरीके में त्रुटि रह गई, लेकिन इसके बावजूद भी उनका भ्रमण अच्छा रहा और भारत ने जैसे नेपाल को आज तक सहयोग करते आया है, और उसके लिए हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और ख़ास करके मैं याद करता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेपाल के भ्रमण में आए थे पहली बार, और नेपाल के पार्लियामेंट में उन्होंने जब संबोधन किया था, इसका इतना ज़्यादा जादू असर पड़ा जब उन्होंने कहा कि बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो मैं भी एक नेता था, साथ साथ में प्रचंड जी थे, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समय तक ताली बजाई थी जब उन्होंने कहा नेपाल एक स्वतंत्र और सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र है, हम इसका सम्मान करते हैं। तो हमारा हृदय जो है खुशी से गदगद हो गया जब उन्होंने ये चर्चा की कि संसार में यदि किसी से पूछा जाए कि आप मृत्यु से डरते हैं या नहीं, जब किसी सिपाही से पूछा जाए कि फौजी सिपाही से पूछा जाए यदि वह कहता है कि मैं नहीं डरता हूँ, तो वह झूठ बोल रहा है। यदि सच बोल रहा है तो कौन होगा? वो गोरखा सैनिक होगा।
एक ही कह सकता है जो मृत्यु से कभी डरता है। उन्होंने इस हिसाब से नेपाली गोरखा के बहादुरी का उन्होंने प्रशंसा किया था और वहाँ उन्होंने नेपाली मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझा था और इसीलिए समझने वाले नेता लोग हैं। इसलिए आम समग्रता में कहा जाए तो प्रधानमंत्री प्रचंड जी का भारत भ्रमण सफल रहा, लेकिन कुछ कुछ जो चीज दिखाई दी उसे कुछ कुछ समस्या रह गई। सर सवाल का जवाब मिला नहीं सर, आपने पूरी बात बताई। प्रचंड जी ने कहा था कि भारत का एक बड़ा व्यापारी ने उनको प्रधानमंत्री बनने में मदद की, तो इसके बाद लगातार विरोध हो रहा है। आज के बारे में पूछ रहे हैं कि पहले वक्त के बारे में? पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में पूछ रहे थे। जो विरोध आपके देश में चल रहा है इसको लेके, इस स्टेटमेंट के बाद जब वो लौटे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई भारत के राजनीति का कोई हस्तक्षेप नेपाल की राजनीति में रहता है? नहीं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत के नेताओं ने मुझसे कहा है यह आप लोगों का मामला है। और इस चीज के बारे में कुछ लोगों ने कंप्लेन भी किया है कि कुछ लोग हम लोग से पूछने आते हैं, भाई अरे हम लोग से क्यों पूछते हैं, आप लोग अपनी समस्या आप अपने समाधान कीजिए। और नेपाल के मामला का जो फैसला आज तक नेपाली जनता ने ही किया है। और नेपाल की राजनीति में आपको मालूम होगा 1990 के बाद मैं कंटिन्यूअसली नेपाल के पार्लियामेंट में रहा और उससे पहले भी लगभग 50 साल बीत गए नेपाल की राजनीति में मेरा जुड़ा हुआ। और मैं आपके भारत के सभी नेताओं को, पुराने नेताओं को, नए नेताओं को कम, पुराने नेताओं को मैं ज़्यादा जानता हूँ। इसीलिए बात क्या है कि जब प्रचंड जी ने कोई बात कही तो कह रहे थे हमें कि नहीं, मेरा वो मकसद नहीं था, मेरा सिर्फ यही मकसद था कि मेरे घनिष्ठ मित्र रहे हैं प्रीतम सिंह जी, बस प्रीतम सिंह जी की तमन्ना थी और बार बार रही है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो इस सिलसिले में मैंने बात की है, दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। यही उन्होंने आज भी संभवतः पार्लियामेंट में प्रश्न किया होगा, उनका मैंने भाषण नहीं सुन पाया, मुझे इधर आना पड़ा। और एक प्रकार से कहा जाए जो पार्लियामेंट का जो अवरोध था उसको अभी हल किया गया है। सर, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, डेमोक्रेसी का आप वो करते हैं, उसका साथ देते हैं, लेकिन नेपाल की जनता बार बार एक शिकायत करती है कि अब तक उनको स्थिर सरकार नहीं मिल पाती है। हर एक कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में सरकार बदलती है और उसके खर्चे भी उनके ऊपर पड़ते हैं। तो इसको लेकर के क्या कभी आपने विचार किया है कि कब तक नेपाली जनता को स्थिर सरकार दे पाएंगे आप लोग? देखिए, आम रूप से जो इलेक्टोरल सिस्टम हमने अपनाया है उसमें आपको किसी एक पार्टी की बहुमत के बारे में आपकी अपेक्षाओं पूरा होने वाली नहीं, हो भी सकती है लेकिन वो आपको बात, क्योंकि हमने एक तरफ फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम अपनाया है, दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रेजिस्ट्रेशन सिस्टम अपनाया है। 165 सीट हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए और 110 सीट जो है समानुपातिक निर्वाचन के जरिए 275 का जो है पार्लियामेंट है। इसीलिए लोगों को वोट की गिनती करेंगे तो पार्टी का जो प्रतिशत है उसके आधार पर उनको सीट मिलेगा। इसीलिए इस सिस्टम के रहते हुए आपको कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में सोचना होगा। कोएलिशन गवर्नमेंट रहेगी और मिलकर काम करना होगा। और भारत ने भी ऐसी स्थिति का सामना किया है, बहुत वर्षों तक, बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पर भी कोएलिशन गवर्नमेंट चली। तो क्या ये लंबे समय तक अभी नेपाल में चलेगा या आप इसको चेंज करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? देखिए, अभी मैं उसके बारे में बदलाव की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को या प्रतिनिधि सभा को डायरेक्ट इलेक्टेड जो है प्रतिनिधि सभा लोगों का एक हाउस बनाया जाए और जिनको समानुपातिक में लाना है उनको अपर हाउस में भेजा जाए। अभी इसके बारे में ज़्यादा बहस करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूरी है चाहे एक पार्टी की सरकार हो या अनेक पार्टी का मिली-जुली सरकार हो, यदि अच्छी तरह का समझदारी है, पॉलिसी में एक किसी का एग्रीमेंट है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। आप यूरोप के बहुत से देशों में देखेंगे